आज जो विषय है हमारा, वो विषय है फ्रांस से हमारे भारतीयों को वापस आना। 3-4 दिनों से जो अखबार की सुर्खियां बनी थी, खबरों की सुर्खियां बनी थी कि 300 भारतीय यात्रियों को ले जा रहा एक विमान जो निकारागुआ जा रहा था, उसे फ्रांस के एक छोटे से एरोड्राम में रोक लिया गया था। और एरोड्राम में रोकने के बाद फिर आवश्यक जांच और छानबीन के बाद इस पूरे जांच में 4 दिन का समय लगा और फिर तकरीबन 275 हमारे भारतीय भाई, हमारे भारतीय परिवार को वापस मुंबई भेज दिया गया। बाकी जो 25 भारतीय हैं वो मिन्नत करके या जो भी प्रोसेस रहा होगा वो भारत आना, लौटना स्वीकार नहीं किया। बड़ा गूढ़ प्रश्न है मित्र। अगर इसे आप गंभीरता से मनन करेंगे तो ये प्रश्न बहुत गूढ़ है। आपने देखा होगा मित्र, अभी जो शाहरुख खान की पिक्चर आई है डंकी, डंकी से पिक्चर से मिलता जुलता यह भी वाकया है। आपने यदि डंकी नहीं देखा है तो मैं बता देता हूं कि डंकी पिक्चर है क्या। मैं थोड़ा सा आपको अपने माहौल में ले जाना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे युवा, हमारे क्षेत्र के युवा, खास करके बिहार, बंगाल और झारखंड के, कि वो अपनी पारिवारिक स्थिति ठीक करने, बेरोजगारी के कारण, रोजगार नहीं मिलने के कारण गुजरात चले जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाते हैं, दक्षिण के भी कई राज्य चले जाते हैं। अभी एक दक्षिण के नेता के द्वारा बहुत घृणित बातें कही गई हम उत्तर भारतीयों के लिए कि यदि हमें अंग्रेजी नहीं आती है तो हमें टॉयलेट साफ करना पड़ता है और मकान बनाने के काम में मजदूरी करनी पड़ती है। ये बातें तो बड़ी चुभती है हमें, लेकिन बहुत हद तक इसमें सत्यता भी रहती है। हालांकि हम उस महोदय की इन बातों का, उनके इस ख्यालात की निंदा करते हैं। कुछ इसी तरह की कहानी है मित्र। मैं जहां जिस जिले से हूं, गिरिडीह जिले से, यहां के बहुत सारे युवा देश के बहुत सारे राज्यों में, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, बहुत सारे राज्यों में हमारे युवा पलायित हुए हैं, वो रह रहे हैं। और इसके पीछे कारण है यहां की बेरोजगारी, और जो पहले यहां से गए हैं उनकी चमक धमक से ललायित होकर के वो जाते हैं। और बहुत सारे हमारे क्षेत्र के, मैं इसको कहने से गुरेज नहीं करूंगा कि हमारे क्षेत्र के बहुत सारा परिवार इन्हीं राज्यों की कमाई के भरोसे, जहां हमारे युवा पलायित होकर जाते हैं, उसी के भरोसे ये परिवार का भरण पोषण हो रहा है। आप भी अपने क्षेत्र में जब निगाह फिराएंगे तो आपको लगेगा कि किसी किसी गांव का आधा आधा परिवार के युवा गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं या दुकानदारी कर रहे हैं, हैदराबाद में चले गए हैं। हैदराबाद में जूस का धंधा बहुत ज्यादा होता है और हमारे क्षेत्र के बहुत सारे युवा हैदराबाद में जाकर के बस गए हैं या वहां रोजी रोटी कमा रहे हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं। बहुत सारे हमारे युवा लद्दाख चले जाते हैं। कुछ वर्ष पहले मैंने उनसे पूछा कि लद्दाख में तो बड़ी ठंड पड़ती है, कैसे जाते हैं? तो उन्होंने जो जाने की प्रक्रिया बताया था वो मुझे बहुत डरावना लगा। और ये बताया था कि लद्दाख में जाने के बाद ठंड चूंकि बहुत ज्यादा होती है, वैसे तो जब यहां गर्मी का मौसम रहता है तब लद्दाख जाते हैं लोग, तो बक्से में रजाई डाल करके और बक्से के अंदर सोना पड़ता है और ऊपर से बक्से का दरवाजा बंद कर लेना पड़ता है, इतनी ठंड होती है। और जाने के क्रम में अगर पैसे पर्याप्त नहीं है, ट्रांसपोर्ट वाले को ज्यादा पैसे आप नहीं दे पा रहे हैं,
तो वो दुर्गम बर्फीली पहाड़ियों से गुजर करके लद्दाख जाना पड़ता है। और जब भी ये जुआ जाते हैं तो हर सीजन में लाख 1.5 लाख की कमाई लेकर के आते हैं। और जब वो इतनी कमाई लेकर के आते हैं, घर बनाने लगते हैं, थोड़ी चमक दमक स्थानीय जुओं को दिखाई पड़ता है, तो उसके साथ कुछ और जुआ भी हो लेते हैं और कुछ और जुआ भी आ जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस क्रम से मैं भी गुजरा हूं। बहुत पहले बड़ी मुफलिसी थी, कोई काम नहीं मिल रहा था, पढ़ाई छुटी हुई थी हमारी, तो मैंने भी कुछ अपने मित्रों के साथ गुजरात का सफर तय किया था। सूरत में मैं रहा था और सूरत में मजदूरी मैंने की है। मैंने दिल्ली में भी मजदूरी की है। तो आप देखेंगे कि अपने क्षेत्र में, आप गिरिडीह के आसपास, हजारीबाग के आसपास के असंख्य परिवार इन प्रदेशों में रह करके नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। हमें यहां से लगता होगा, और हम कभी कभी नहीं कई बार अपनी सरकारों को गाली देते हैं, अपनी सरकारों पे ये प्रश्न डालते हैं, खास करके झारखंड, बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश की सरकारें इस बात पे घिरती रहती है कि हम उतना डेवलप क्यों नहीं कर पाए जो हमारे युवा पलायित हो रहे हैं। हम अपने युवकों को अपने राज्य में क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्यों हमारे युवा काम की तलाश में कभी दक्षिण के राज्यों में, कभी गुजरात में, कभी महाराष्ट्र में, कभी पंजाब में, तो कभी दिल्ली में क्यों जाने को मजबूर है? ये हमेशा राजनीतिक प्रश्न हुआ करता है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे क्षेत्र के राजनेता जब चुनाव की बेला आती है तो महाराष्ट्र में, तो कभी हैदराबाद में, तो कभी सूरत में जाकर के प्रवासी हमारे भाइयों की बैठक करवाते हैं, संगठन बनवाते हैं, ताकि उनका वोट हमें मिल पाए। मैं आपको एक गंभीर बात बताता हूं मित्र, कि जिस हालात में हमारे राज्य हैं और जिस हालात में हमारे युवा हैं, कुछ ऐसे ही हालात खास करके गुजरात, महाराष्ट्र में नहीं कहूंगा, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी है। गुजरात, हरियाणा और पंजाब में बेरोजगारी इस कदर अभी बढ़ी है कि लाखों रुपए खर्च करके यहां के परिवार, यहां के युवा अमेरिका और यूके में बसने की होड़ सी मचाई हुई है। मैं आपको बता दूं कि यह आंकड़ा कितना बड़ा है, आप आश्चर्यचकित होंगे। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि एक वर्ष में तकरीबन 2 लाख भारतीय अमेरिका जाने के क्रम में अरेस्ट हुए। एक वर्ष में 2 लाख भारतीय अरेस्ट हुए। कुछ पहुंच गए होंगे, कुछ रह रहे होंगे। और ये जो सिलसिला है मित्र, अब जब भारत सरकार के ही आंकड़े जब आप देखेंगे तो यह सिलसिला 2018 से बहुत बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? हम विश्व गुरु की कल्पना करते हैं, हम अच्छी सरकार की कल्पना करते हैं, हम कहते हैं कि राम राज्य है हमारे देश में, फिर हमारे ही युवा, हमारा ही परिवार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अपने देश को छोड़ना क्यों चाहते हैं? और मैं आपको बताऊं कि ये छोड़ना कितना कष्ट है। आप डंकी पिक्चर देख लेंगे, सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म है। मैं फिल्म का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी जो घटना घटी, जो विमान हमारे भारतीयों को निकारागुआ ले जा रहा था, उसे फ्रांस की सरकार ने क्यों रोकी? और फ्रांस की सरकार रोक करके फिर हमारे भारतीयों को वापस मुंबई क्यों भेज दी? आपको मालूम है, यह विमान भी निकारागुआ क्यों जा रहा था? यह विमान निकारागुआ इसलिए जा रहा था कि वहां के जो सवार थे विमान में, उन्हें अमेरिका जाना था। और ये जो प्रोसेस है, ये जो मुख्य प्रोसेस नहीं है। मुख्य प्रोसेस ये है कि आप वीजा बनाते हैं, आप पासपोर्ट बनाते हैं, जिस देश में जाना होता है उसकी सहमति लेते हैं, और आप एजुकेशन के नाम पे या यात्रा के नाम पे, घूमने के नाम पर आप उस देश में जाते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है,
इस प्रोसेस को ही डंकी प्रोसेस कहते हैं, जिस नाम से शाहरुख खान की एक पिक्चर है डंकी। डंकी प्रोसेस मीन्स चोरी का प्रोसेस, घुसपैठ का प्रोसेस। हम लोग बराबर चर्चा करते हैं, हमेशा चर्चा हमारे देश में होती है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस रहे हैं हमारे देश में, सरकारें कुछ कर नहीं पा रही है। कभी राज्य सरकार पे केंद्र सरकार दोषारोपण करती है, कभी राज्य सरकारें कभी केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर दोषारोपण करती है, लेकिन घुसपैठिए जारी होते हैं। हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, वहां से भी बहुत घुसपैठिए, पाकिस्तानी घुसपैठिए हमारे जम्मू कश्मीर में घुसते हैं। तो ये मसला सिर्फ आपको लगता होगा कि हमारे देश की समस्या है, लेकिन ये सिर्फ हमारे देश की समस्या नहीं है मित्र। ये समस्या दुनिया के सबसे विकसित राष्ट्र अमेरिका का भी है, कनाडा का भी है। अभी जो मैं जिस पिक्चर की बात कर रहा हूं डंकी की, उसमें जो स्टोरी दिखाई गई है वो स्टोरी जगदीश पटेल और उसके परिवार की स्टोरी है। आप कहेंगे कि जगदीश पटेल कौन है? जगदीश पटेल जो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, वहां से 13 किलोमीटर दूर एक गांव है जिस गांव का नाम है डिंगुचा। जगदीश पटेल उसी गांव का निवासी था, डिंगुचा गांव का, और वो गांधीनगर से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पे है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और वो डिंगुचा गांव पूरे विश्व के परिदृश्य में बहुत फेमस है। आपको बता दो क्यों फेमस है? इसलिए फेमस है कि उस डिंगुचा गांव के तकरीबन 80% परिवार के घरों में ताले लगे हुए हैं। ताले क्यों लगे हुए हैं? इसलिए ताले लगे हुए हैं कि वो 80% परिवार अमेरिका और कनाडा में जाके बस गया है। अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि आखिर जहां विकास की गंगा बह रही है, पूरे देश को मालूम है, पूरे हिंदुस्तान को बताया जा रहा है कि गुजरात में विकास की गंगा बह रही है, जहां के प्रधानमंत्री है, उनके विधानसभा, उनके लोकसभा क्षेत्र की भी मैं बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री का जो विधानसभा क्षेत्र है मेहसाना में, उसकी बात कर रहा हूं। वहां के असंख्य परिवार अपना घर बार छोड़ करके अमेरिका और कनाडा में, और जानते हैं ये वैध प्रोसेस से नहीं जाते अमेरिका और कनाडा। आप जैसे डिंगुचा गांव के आसपास पहुंचेंगे, आपको बड़े बड़े होर्डिंग मिलेंगे, उसको एनआरआई गांव भी कहता है लोग। वहां बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए मिलेंगे आपको कि यूके के लिए वीजा प्राप्त करें, कनाडा के लिए वीजा प्राप्त करें, यूएसए के लिए वीजा प्राप्त करें। आप एक कोर्स होता है IELTS, अंग्रेजी का एक कोर्स है। कहा जाता है कि इस कोर्स को करने पे अमेरिका वाले वहां पे अमेरिका की अंग्रेजी बोलने और समझने में ज्यादा सहूलियत मिलती है। तो इस कोर्स के भी बड़े बड़े होर्डिंग आपको कोचिंग के होर्डिंग नजर आएंगे कि आप ये कोर्स आप कर लें, अमेरिका आपको जाना है तो। और जानते हैं इस कोर्स के खर्च कितने होते हैं? एक एक स्टूडेंट पे तकरीबन 13-14 लाख रुपया पड़ता है इस कोर्स के। अब आप समझिए कि यहां के जो जुआ हैं वो मेडिकल नहीं पढ़ रहे हैं, वो नीट नहीं पढ़ रहे हैं, वो कोई और चीज नहीं पढ़ रहे हैं, वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं। 14 लाख रुपए का कोर्स कर रहे हैं इंग्लिश का, ताकि वो कनाडा जा सके, वो अमेरिका जा सके, अपना देश छोड़ सके। कितने दुखद बात है या कितनी प्रगति वाली बात है, आप इसको समझें कि ये बात कैसी है। और आपको पता है कि ये जाने के लिए कितनी फजीहत उठानी पड़ती है। अभी मैंने लद्दाख का जिक्र आपके साथ किया। जब फेक वीजा से ये परिवार जब निकलते हैं ना, अभी मैं जगदीश पटेल की ही बात कर लूं पहले। डिंगुचा गांव का जगदीश पटेल, जिसकी 19 जनवरी पिछले वर्ष 19 जनवरी 2022 को जाने के क्रम में पूरे परिवार के साथ जिसकी मौत हो गई, जगदीश पटेल। जी हां, ऐसा आप मत समझिए कि सिर्फ मुसलमान जा रहे हैं या हिंदू जा रहे हैं या सिख जा रहे हैं। जगदीश पटेल और उसकी पत्नी वैशाली और उसके 2 बच्चे इसी फेक वीजा के आधार पे कहा जाता है कि तकरीबन 1 करोड़ रुपए उन्होंने
एजेंट को दिया था अपने खेत बाड़ी बेच करके कि हमें अमेरिका ले चलो। 1 करोड़ रुपया दिया था कि हमें अमेरिका ले चलो। और जानते हैं ये कहां छोड़ता है? मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पे ये एजेंट उसे पहुंचा के छोड़ देता है। उसके बाद जो रास्ते होते हैं वो बहुत दुर्गम होते हैं। तकरीबन 100 किलोमीटर का जंगल होता है और उस जंगल में जंगली जानवर, नदियां पार करनी पड़ती है, बर्फीली पहाड़ों को पार करना पड़ता है। और इतना सब कुछ जब आप पार कर लेंगे तो आपको फिर अमेरिका की जो चहारदीवारी है उसको तड़पना होगा। 30 फुट ऊंची चहारदीवारी। कहते हैं हर महीने हजारों लोग उस चहारदीवारी को तड़पने में अपनी जान गंवा देते हैं। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में बता रहा हूं आपको। अमेरिका का वो चहारदीवारी तड़पने में हजारों लोग मौत के गाल में समा जाते हैं। हजारों लोग निकलते हैं भारत से अमेरिका जाने के लिए इस रास्ते से, और इस दुर्गम रास्ते में कई परिवारों की जान चली जाती है। कभी नाव पलट जाती है नदी में, तो कभी जंगली जानवर खा जाते हैं, तो कभी डाकुओं के गिरफ्त में आ जाते हैं। ये लोग करोड़ों रुपया खर्च करते हैं जाने के लिए। एक एक व्यक्ति के पीछे एजेंट 60 से 80 लाख से 1 करोड़ रुपए की वसूली करता है। अगर आप अपने परिवार में 3 व्यक्ति हैं तो तकरीबन आपको 2.5 से 3 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे इस प्रोसेस से अमेरिका के बॉर्डर तक जाने में। आप समझिए, आखिर इतने पैसे खर्च करने के बाद, अपने सब चीज बेच देने के बाद, ये लोग अमेरिका और कनाडा जाने के लिए क्यों उतावले होते हैं? अपने देश में ऐसी क्या कमी नजर आती है उन्हें कि वो इतने पैसे भी खर्च करते हैं, जान को जोखिम में भी डालते हैं, और एक अनिश्चित भविष्य की ओर, दूसरे देश की ओर वो कुछ करते हैं। आप समझिए, अगर किसी तरह से वो दीवार वो फान भी लेते होंगे, 30 फुट की वो अमेरिका की दीवार, और अमेरिका घुस भी जाते होंगे, तो फिर अमेरिका में घुसने के बाद उसकी स्थिति कैसी होती होगी? वो अमेरिकी पुलिस से बचते फिरते होंगे, और वैसे में जीवन यापन कैसे करते होंगे, कहां ठहरते होंगे? तो मैं आपको बता दूं कि जितने लोग घुसते हैं ना, वो सीधा सीधी अमेरिकी गार्डों के साथ, अमेरिकी फौजों और अमेरिकी पुलिस के पास सरेंडर कर देते हैं, और उसको जो जेल बनाया गया है ऐसे लोगों के लिए, उस जेल में उसको अमेरिकी पुलिस ले जाके रख देते हैं। आप कहेंगे कि जब इतनी कष्ट से वो पहुंचते भी हैं तो सरेंडर क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता उसके पास होता नहीं है। इतनी सख्त होती है अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था कि उसे सरेंडर करना ही होता है। 131 किलोमीटर तकरीबन मैक्सिको और अमेरिका का जो बॉर्डर है, वो तकरीबन उसकी लंबाई 131 किलोमीटर है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम लोग सुनते आते हैं ना कि जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के बीच में तार की बाड़ लगा हुआ, लेकिन नीचे से सुरंग खोद करके पाकिस्तानी आ जाते हैं, तो कुछ इसी तरह के सुरंग उस अमेरिकी और मैक्सिको बॉर्डर में भी है, और लोग कभी कभी सुरंगों से अंदर से अमेरिका पहुंच जाते हैं। अमेरिका की एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी को ऑस्यूमल कहते हैं, ऑसिलम कहते हैं। ऑसिलम पॉलिसी का मतलब यह होता है, एक प्रोसेस है कि अगर आप किसी तरह से अमेरिका पहुंच गए और आप यह साबित कर पाए कि आपको अपने देश में बड़ी प्रताड़ना झेलना पड़ रहा था, या तो पॉलिटिकल प्रताड़ना, या जाति को लेकर के प्रताड़ना, या धर्म के लेकर के प्रताड़ना, तो अमेरिका आपको वहां रहने की इजाजत दे सकता है। उसके लिए कोर्ट चलते हैं, और उस कोर्ट में आपको महीने चक्कर लगाना पड़ता है, कभी कभी सालों लग जाते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है भारत से चल करके अमेरिका पहुंचने का, उसमें कई बार
2-2 वर्ष का समय व्यतीत हो जाता है, लेकिन फिर भी ये लोग इतने जोखिम उठा करके, इतने समय लगा करके, अपनी जान से खेल करके भारत छोड़ रहे हैं। यूं लगता है जैसे भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा हो। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ भारत के लोग अमेरिका में तकरीबन 7.5 से 8 लाख लोग हैं। वो वीजा वाले नहीं बात कर रहा हूं मैं, जो ऐसे ही घुसपैठिए होकर के जो गए हैं ना, उसकी जनसंख्या, उसकी संख्या तकरीबन 7.5 से 8 लाख है अमेरिका में, जो चोरी छिपे अमेरिका घुसा है। तो आप, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आज से ये चीजें चल रही है, ये बरसों से चल रही है, लेकिन 2018 से इसमें बड़ी गति आई है, बहुत स्पीड पकड़ा है। ये लोग बड़ी स्पीड में जा रहे हैं अब, और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो मैंने बताया कि ज्यादा कमाई के चक्कर में जाते हैं। दूसरा कारण है कि यहां की जो बेरोजगारी है, काम नहीं मिल रहा है युवाओं को, पढ़ लिख गया है, काम नहीं मिल रहा है, तो बेरोजगारी से मजबूर होकर के जा रहे हैं। और तीसरी जो बात है कि कोई इस तरह का केस है, कोई इस तरह का प्रताड़ना है, कभी जातीय प्रताड़ना या धार्मिक प्रताड़ना या बहुत तरह की प्रताड़ना, पॉलिटिकल प्रताड़ना है, वो असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो वो लोग चले जाते हैं। हालांकि इसकी संख्या बहुत कम है। वो जो 2 कारण मैंने आपको बताया कि पैसे कमाने की ललक और बेरोजगारी, ये कारण बड़ा है। लेकिन जो प्रताड़ना वाली बात है, हालांकि अमेरिका जब ये लोग पहुंचते हैं तो कारण प्रताड़ना ही बताते हैं, क्योंकि जब वो बेरोजगारी बताएंगे या वो ये बताएंगे कि मैं ज्यादा धन कमाने के लिए आपके यहां आया हूं, तो उसे सीधे फिर बैरंग वापस कर दिया जाएगा। मैंने बताया कि एक अंतर्राष्ट्रीय रूल है एसाइलम, कि अगर आप प्रताड़ित हैं कहीं पे, अगर आप असुरक्षित हैं कहीं पे, तो आप दूसरे देश में रह सकते हैं। तो इसी की ज्यादा चर्चा करते हैं वे लोग कि हम प्रताड़ना से ग्रसित होकर के आए हैं, हम वहां असुरक्षित थे इसलिए आए हैं। और इस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो 300 यात्रियों का जो विमान अभी निकारागुआ जा रहा था, चूंकि उसको निकारागुआ होते हुए अमेरिका ही घुसना था, लेकिन फ्रांस में लैंडिंग के बाद फ्रांस की पुलिस उसको पकड़ लेती है, छानबीन करके फिर वापस कर देती है। उन 300 भारतीयों में हम आपको एक जानकारी दे दें कि 96 लोग गुजराती हैं। मैं यही बता रहा हूं आपको कि पूरे देश से ये जो अमेरिका जाने की जो होड़ मची है, वो सबसे ज्यादा गुजरात में है, उसके बाद पंजाब में है, और अब हरियाणा में भी। कुछ वर्षों से हरियाणा में भी ये लत बढ़ी है और लोग एक दूसरे को देखा सीखी जाते हैं। जैसा कि मैं आपको जगदीश पटेल की बात कर रहा था, जगदीश पटेल यहां शिक्षक थे। वो अपने गांधीनगर में एक शिक्षक थे और वो अपनी पत्नी वैशाली और 2 बच्चों को साथ लेकर के पूरा खेत बाड़ी बेच करके तकरीबन 1 करोड़ रुपया वो ट्रैवल एजेंट को देता है और गुजरात से अमेरिका का सफर अवैध रूप से तय करने की सोचता है। 12 जनवरी 2022 को वो निकलता है यहां से और 19 जनवरी को उसका शव मिलता है, और उसका शव अमेरिकी बॉर्डर से ठीक 12 कदम पहले पड़ा मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि अत्यधिक ठंड ने उसके पूरे फैमिली को ले लिया। -35 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम रहता है उस रास्ते पे, जिस रास्ते से लोग अमेरिका पहुंचते हैं, और उस ठंड को बर्दाश्त नहीं करने के कारण उसके दोनों बच्चे और दोनों पति पत्नी मारे गए। इसी स्टोरी पे यह डंकी पिक्चर है, आप देखें जरूर और समझें कि आखिर सरकार इतनी बड़ी चीज को क्यों छुपा के रखी है। क्यों नहीं सरकार इस पे गंभीर होती है, जब हमारा देश, हम ये कहते हैं कि मेरा डंका पूरे विश्व में बज रहा है, हम विश्व गुरु बनने के कगार में हैं,
हमारी व्यवस्था पूरे दुनिया की व्यवस्था से बेहतर व्यवस्था है, तो फिर हमारे ही लोग अपनी खेत बाड़ी जमीन जायदाद बेच करके, करोड़ों खर्च करके, उन दुर्गम रास्तों में अपनी जान की बाजी लगाकर आखिर अपने देश को सदा सदा के लिए क्यों छोड़ रहा है? वो भी अपने मासूम बच्चों को साथ लेकर के। सरकार को इसमें गंभीरता बरतनी चाहिए। आज का पोल भी मेरा यही है, आप हमें हाँ या ना में जवाब देकर के बताएं कि सरकार को इस विषय पे गंभीर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप समझिए कितना गंभीर मामला है। लाखों हजारों हमारे युवा जो इस देश को कांधा देता, जो इस देश में रोजगार की तलाश से त्रस्त हो जाता है और अपना सब कुछ दांव में लगा करके, सब कुछ दांव में लगा करके पूरी उस यात्रा का मैं मनन करता हूं, सोचता हूं, कल्पना करता हूं तो रूह कांप जाती है कि कैसे उस दुर्गम रास्तों से गुजर करके एक नया जीवन जीने की कोशिश करते होंगे लोग, अपना सब कुछ दांव लगाकर, अपना देश छोड़ करके। तो चलिए मित्र, ये विषय थोड़ी गंभीर थी और थोड़ा लंबा भी हो गया, लेकिन हम आपसे जरूर कहेंगे कि आपकी इस पे क्या राय है। क्या भारत सरकार को इस पे मनन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आखिर क्यों हमारी मीडिया ने इतने बड़े घटनाक्रम को कि 300 भारतीय जिसमें 96 गुजराती चार्टर्ड प्लेन से, आपको पता है कि उस चार्टर्ड प्लेन को कितने में बुक किया गया था? 30 करोड़ रुपए में वो चार्टर्ड प्लेन बुक हुआ था एक एजेंट के द्वारा, 30 करोड़। और उस प्लेन से ये हमारे 300 भारतीय निकारागुआ के रास्ते अमेरिका जाने की तैयारी में थे। दुबई से उड़ान भरा था ये प्लेन और फ्रांस में जाकर के फंस गया। फ्रांस को पुलिस को शक हुई, उसने जांच की और फिर हमारे भारतीयों को बैरंग वापस भेज दिया, जो आज मुंबई में उतरे हैं। इतनी बड़ी खबर थी, इस खबर के पीछे इतनी बड़ी खबर थी, लेकिन हमारी मीडिया ने इसको सतह ही छुआ। इस खबर के पीछे जो गंभीरता है, इस खबर के पीछे जो राज है, इस खबर के पीछे जो कहानी है, उसको बताया ही नहीं गया। तो आप समझिए कि हम पूरे दुनिया से नहीं, लेकिन अमेरिका जैसे देशों से कितने पीछे हैं कि हमारे लोग इतनी जहमत उठा करके, जान पर खेल करके, अपना सब कुछ निछावर करके हमारे इस देश को छोड़ने के लिए उतावले हैं और अमेरिका में बसने को लेकर के पागल है। क्या कमी है, कहां काम करना है? मैं समझता हूं कि सरकार को इसमें गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए। और इसके साथ जो आप खबर जान ही रहे हैं कि 205 लाख करोड़ का कर्ज हमारे देश को हो गया है। तकरीबन 1.5 लाख रुपए के कर्जदार हम सभी भारतीय हैं। विश्व बैंक के 1.5 लाख रुपए के कर्जदार एक एक भारतीय हम सभी हैं। तो जो देश में जो दिख रहा है, देश का सचमुच उसी राह में है, देश सचमुच प्रगति की राह में है। बड़े बड़े होर्डिंग और बड़े बड़े विज्ञापन जो सरकारों के द्वारा आ रहे हैं, क्या सचमुच हम विकसित राष्ट्र हो गए हैं? ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ता हूं।